अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आम इंतखाबात इत्तेहादी हुकूमत ताहाल तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जबकि मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और सैलाब मुतासिरीन के हवाले से उन्होंने कहा है कि क्योंकि सिंध हुकूमत ने 25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं सैलाब मुतासिरीन के लिए, तो अब वफाकी हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी 25 अरब जो है वो रकम मुख्तस करे सैलाब मुतासिरीन के लिए। बात करेंगे कि पीपी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात हैं इसमें क्या पोजीशन है, क्या टकराव की कोई कैफियत आने वाली है। साथ ही साथ असद उमर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज। उन्होंने कहा कि इमरान खान की टकराव की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करता, इसीलिए मैंने पार्टी ओहदा छोड़ दिया है। दूसरी जानिब JUI जो है उसकी जानिब से इलेक्शन की डिले की तजवीज़ है, 6 महीने डिले करने की तजवीज़ आई है। जबकि इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आएगा या कुछ मुआशी बेहतरी आ सकेगी या सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, क्योंकि महंगाई की जो सूरत हाल है उसने तो आवाम की कमर तोड़ दी है। सब्ज़ी देख लें, दालें देखें, गोश्त देखें या कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आवाम के वो पहुँच से दूर होता जा रहा है। साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक की तरफ से भी कुछ इशारे मिल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के फ़ी यूनिट में भी कुछ पैसे बढ़ेंगे और साथ ही साथ दूध के की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यानी महंगाई ने तो आवाम को पीस के रख दिया है। इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा की रुकनियत मुअत्तल कर दी है, क्या वजूहात हैं। एतमाद के वोट से इक़्तिदार में आने वालों पर दोस्त ममालिक ने एतमाद करने से माजरत कर ली है। बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी बात है और सूरत हाल जो है वो खासी गंभीर है। जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें जो है वो खारिज हो चुकी हैं और दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर अदालत से रवाना हुआ। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार राव इमरान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं और अपने तज्ज़िये से आगाह करते हैं। जबकि ऑन कॉल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमें जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, ये भी हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में मौजूद रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी राव इमरान साहब से। बहुत शुक्रिया राव इमरान साहब। ये जो आम इंतखाबात की बातें हो रही हैं, जो डिले चल रहा है, हुकूमत क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार है? इत्तेहादी हुकूमत 13 जमातें हैं लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई कि करना क्या है हमने आगे। क्या वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो इंतखाबात का वक्त करीब आता है तो जो सियासी जमातें होती है, खा वो इत्तेहादी हों या अलग अलग हों, तो उनमें जो सियासी टकराव है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये निशानी होती है इलेक्शन के ज़माने की। अच्छा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। जहाँ तक आपने बात की इंतखाबात की, तो जो बिलावल साहब ने भी इंतखाबात का मुतालबा किया है, उसमें बिलावल साहब की बात करें तो अपने इन जितना उन्होंने दौरे किए हैं 35 से ज़्यादा मुल्कों में, और जिस तरीके से अपने साख को, पीपल्स पार्टी के साख को मुतारफ़ करवाया है मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, इसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से बैलेंस रख कर चले हैं, तो इससे अंदाज़ा होता था कि वज़ारत उज़्मा की जो कोशिशें हैं वो उन्होंने उसी दिन से शुरू कर दी हैं। अब इस 35 से ज़्यादा दौरों के अंदर दुनिया भर में वो इंसानियत की बात को ज़्यादा प्रमोट किया उन्होंने। इमरान साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया या पीपल्स पार्टी के बारे में बात की, लेकिन वो तो वज़ीर ख़ारिजा है, वो तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना सर? ये पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन इस दौरान आप ज़रा गौर करें कि अगर इंतखाबात आते हैं तो उसमें बिलावल साहब कहते हैं कि 25 अरब रुपए हमने मुख्तस किए, तो 25 अरब रुपए आप भी दें। वजह यह है कि सिंध में आम इंतखाबात में इनकी हुकूमत है, सिंध में हुकूमत है इनकी, और आम इंतखाबात में जब वो किसी वोटर का सामना करने जाएंगे तो वो उसको क्या जवाब देंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर वो चाहते हैं कि इसका मलबा वफाकी हुकूमत पर डाला जाए और ये किया जाए। देखिए, जो बात अगर हम करते हैं कि वो उन्होंने इतनी रकम मांगी है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर के दौरों के अंदर जिस तरीके से सैलाब के दिनों में उन्होंने करोड़ों डॉलर की इमदाद मुख्तलिफ ममालिक से हासिल की, तो ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। और
जहाँ तक सिंध की बात है तो वफाक भी इस वक्त चारों सूबों का एक नुमाइंदा कहलाती है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो किसी भी तरीके से इनको नज़रअंदाज ना करे सूबे को। अगर वज़ीर आला सिंध मिले हैं और इस मामले पे कोई किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वफाकी हुकूमत इस वक्त चाहती क्या है? वफाकी हुकूमत को मालूम है कि सिंध में जो हमारी क़ियादत मौजूद है, क्या वो इस ऐलान के बाद सिंध में अपने आप को कैश करा सकती है? लेकिन वो इस कदर कमजोर है कि यहाँ का मिफ्ता इस्माइल जो जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग नून का, उसने अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है ना मोर्चे लगा के रखे। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने शाह मोहम्मद शाह को देखा, उन्होंने देखा कि खामोश एक बुत की तरह वो मौजूद है, कहीं बुला ले तो खामोशी से बैठा रहता है। इसमें आपने देखा कि उनको नोटिस भी हुआ और ये इस वक्त मेरे ख्याल से साइड पे कर दिए गए दोनों को। अब वफाकी हुकूमत इसमें अपना बेनिफिट भी देख रही है और ये ऐलान तो जल्द हो जाएगा, 25 अरब रुपए जो है ना कर दिया जाएगा, इससे भी ज्यादा का तकाजा करते तब भी हो जाते। अच्छा, हालात इतने ज़्यादा हक में हैं इनके? देखिए, हक में हुकूमत ये चाहती है कि थोड़ा सा इंतखाबात को आगे कर दिया जाए। अच्छा, और उसके लिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक बयान भी दिलवाया है। हम कहते हैं कि मौलाना साहब JUI ने बयान दिया, नहीं, ये बयान दिया नहीं, दिलवाया गया है। ठीक है, ये वही इत्तेहादी हुकूमत का बयान है कि कुछ अरसा हम और चलें। अब रही बात इसकी कि मौलाना साहब को क्या पड़ी है इस बयान को देने की, तो मौलाना साहब को कभी अपनी हुकूमत बनाते हुए आपने देखा है? आज उनको एक अच्छी पोजीशन मिली हुई है, उनके बेटे बहुएं और पोते पोतियां जो हैं वो इक़्तिदार में मौजूद हैं। तो आने वाली हुकूमत क्या यकीन दहानी कराएगी कि आपको मिलेगा ये सब कुछ? तो ये तो इक़्तिदार के मजे के लिए इन्होंने अपने 6 माह मांगे, खुद ही मांगे। इनकी वजह से किसी की भी हुकूमत आए, लेकिन यकीन दहानी ये कराई जाए कि हम हुकूमत में होंगे कि नहीं। ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने भी हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब। ये बताइएगा कि जो इंतखाबात का डिले की जो खबरें आ रही हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे इमरान साहब भी कि 6 महीने डिले क्या तजवीज़ आ गई है JUI की जानिब से, तो कैसे देखते हैं आप सिनेरियो को? इंतखाबात इस साल होने जा रहे हैं या ये डिले पे डिले चलता रहेगा? क्या सोच रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो मुख्तलिफ पार्टियां होती हैं, हर एक की अपनी आरा होती है, वो अपनी मर्जी से जो भी बात करना चाहे, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन भी इस बात पे कायम थे, आज भी इस बात पे कायम है कि ना इलेक्शन टाइम से पहले होना चाहिए और ना टाइम के बाद होना चाहिए। जब ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है और उसके बाद जो भी आइन में कानून में लिखा हुआ है कि इतने टाइम में इलेक्शन होने चाहिए, उस मुकर्ररा टाइम पे फिर इलेक्शन होने चाहिए। तो बाकी ये कि हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है मुख्तलिफ लीडर्स का, हमें उस पर्सपेक्टिव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सुननी चाहिए सबकी बात अपना बड़ा दिल करके। ठीक है। अच्छा बदर साहब, आप समझते हैं कि 25 अरब सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए रखे और 25 अरब अगर वफाक की जानिब से आते हैं तो मुतासरीन सैलाब की तकदीर बदल सकती है, उनके लिए कुछ उनके आंसू पोंछे जा सकते हैं इस रकम से? देखिए, असल बात यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जब सैलाब मुतासरीन के लिए प्लेजेस लेने गए थे सारी दुनिया से, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ने, तो उस टाइम पे वजीर आजम ने वहां पे कमिट किया था कि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 25 अरब रुपया देंगे। तो अब बिलावल साहब ने भी उसी नुक्ते को उठाया कि प्राइम मिनिस्टर एक बात को कमिट कर चुके हैं तो फिर नीचे उनके अगर बजट बनाने वाले या कोई और लोग जब उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो एक सवालिया निशान है। तो अभी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 25 अरब रुपया डालते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुनासिब बात है। ठीक है, लेकिन बदर साहब, इससे पहले जब सैलाब की सूरत हाल थी, बहुत बड़ा सानहा था, एक सैलाब भी उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे फेस किया, तो उस वक्त भी दुनिया भर से इमदाद आई, डोनेशंस आए, यहाँ के अपने लोगों ने भी बहुत डोनेट किया, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आई कि जो सारी डोनेशंस थी वो गोडाउन्स में पड़े ख़राब भी हुई और कुछ मार्केट्स में भी आई। तो आप समझते हैं कि अब सैलाब मुतासरीन तक ये पहुँचेगी, ये रकम उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी? कुछ ऐसा लाहे अमल या प्लान कुछ ऐसा मुरतब किया गया है? देखिए, अगर आप ये चीज सुनी सुनाई बात है कि सैलाब मुतासरीन की चीजें खराब हो गई, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई।
اصل بات یہ تھی کہ یہ جو وہاں پہ انٹرنیشنل ایجنسیز نے جو بھی فنڈنگ کی ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے پراپر جو ہے استعمال ہو رہی ہے، اور ان کی وہاں پہ انفراسٹرکچر بلڈنگ کے اندر جو اسٹیجز طے ہیں اس کو بہت سارے چیک اینڈ بیلنس اور بہت سارے ادارے مانیٹر کر رہے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی چیز خراب ہوگی یا کوئی آگے پیچھے ہوگا اس کی تھرڈ پارٹی انسپیکشن کروا لی جائے. ٹھیک ہے، جواب دیں ہیں اس کے لیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا بدر صاحب کہ پیپلز پارٹی نے سینئر رہنما جو لطیف کھوسا ہیں ان کی رکنیت معطل کر دی ہے، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں سر، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پارٹی کے اندر رہتے ہیں اور سی کے ممبر ہوتے ہیں تو آپ کو اگر پارٹی کی کسی پالیسی سے یا لیڈرشپ سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس اختلاف کو کرتے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں، پارٹی کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں. جب آپ پارٹی پالیسی اور لیڈرشپ کے خلاف بات کریں، لیڈر پارٹی پالیسی سے ہٹ کے بیان دینا شروع کریں، وہ بھی میڈیا میں آ کے، اور پھر آپ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ رابطے میں آ جائیں اور اپنی لیڈرشپ سے پوچھے بغیر اس طرح کی بات کریں، تو پھر میرا خیال سے اتنا تو ڈسپلنری ایکشن لینا بنتا تھا، تو وہ پارٹی نے یہ ڈسپلنری ایکشن لیا. ٹھیک ہے ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم مزید بھی آپ سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ راؤ عمران صاحب بھی موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کیا ہے یاسین آزاد صاحب نے، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ذوالفقار علی بدر صاحب کی گفتگو سنی، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ، ان کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، وہ اپنے پارٹی کے ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے پارٹی کے حق میں بات کریں. انہوں نے لطیف کھوسا صاحب کی بات کی، تو ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ جو پارٹی کی انہوں نے جو رکنیت معطل کی ہے یہ ان کو بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی. اچھا، یہ تقریباً میں 2-3 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو بڑا درد دل رکھتے تھے یہ، خاص طور پہ عدم اعتماد کے زمانے کے اندر ان کے ٹویٹس اور بیانات ایسے تھے. ان کے ساتھ ان کے جو بیرسٹر صاحب ہیں اعتزاز حسن صاحب، وہ بھی ان کے شانہ بشان اسی طریقے کی کیا کرتے تھے. پتہ نہیں ان کی رکنیت معطل کی ہے کہ نہیں، ابھی تک مجھے اس کا اندازہ نہیں. لیکن لطیف کھوسا صاحب کی حالیہ 2-3 دن پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ وکلاء کے ساتھ ایک تصویر تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیر بحث تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں تو آپ کو کیا پڑی ہے وہاں جانے کی. ٹھیک ہے، تو یہ پارٹی کے اندر میرے خیال سے اختلافات کی یا ان کی رکنیت معطل کرنے کی اصل وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو صورتحال ہے کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں خارج ہوئی آج اور دونوں ایک ہی گاڑی میں روانہ ہو گئے، ساتھ ساتھ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی بھی جو ہے ضمانت وہ بھی گرفتاری کی. دیکھیں ایک ہی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا موقف بھی ایک ہی ہے. یہ دونوں صاحب جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے ملے ہیں اور انہوں نے اس وقت جو کہا وہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال آپ اپنی جو پارٹی کی چیئرمین شپ ہے اس سے دستبردار ہو جائیں. شاہ صاحب نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے بنا دیا جائے. میں جب اس کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے آپ اس کو تو مناسب موقع پر آپ کے حوالے کر دوں گا. اسد عمر صاحب نے بھی ایک ڈاما ڈول سی پریس کانفرنس کی، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اچھا، شاہ محمود صاحب کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں ہوا جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا. ان کو جیل میں رکھتے ہوئے بڑی ان کی ملاقاتیں بھی کروائی گئی، ان سے ملنے والوں کے لیے آسائشیں بھی تھی، سارا کچھ تھا. کہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو چاہتے تھے وہ آپ سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے کہ اسد عمر صاحب کے لہجے میں جو تلخی ہے یا شاہ صاحب کے لہجے میں جو تلخی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ گواہ معاف کی صورت میں میرے پاس آئے ہیں اور یہ مجھے مائنس کرنے کے فارمولے پر ان لوگوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں، لہٰذا مجھے انہوں نے بھلا پھسلا کر مجھے بالکل سائڈ لائن کر کے وہ مقصد جو پی ڈی ایم کا یا ان لوگوں کا ہے جو غیر ماورائی قوتیں ہیں ان کی نظر کے اندر، وہ ان کے مقاصد کے طور پر میرے پاس آئے ہیں. لہٰذا اعتماد کی کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت سیاسی جمود یعنی کہ تنہائی کے جمود کا شکار ہے چیئرمین صاحب پی ٹی آئی کے جو ہے. لیکن جو اعتماد کا معاملہ ہے وہ جو جس طریقے سے گاڑی میں بیٹھ کے موقع بھی ایک تھا، گفتگو بھی اندر ایک ہی ہوئی تھی، تو گاڑی بھی ایک ہی انہوں نے استعمال. لیکن عمران خان صاحب کی جو خاموشی ہے اس میں وہ پی ٹی آئی کو ایک
मजबूती दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि इस नाकामी भी हुई है उन लोगों की, जो लोग अगर ये समझते हैं कि अगर माइनस करके पीटीआई का जो रुख है वो हवाओं का रुख है शाह साहब या असद उमर की तरफ कर दिया जाए, उनको एक तरफ से नाकामी भी हुई है इस मामले के अंदर कि वो चाहते थे कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। लेकिन पीटीआई अगर इलेक्शन में है या नहीं है, लेकिन पीटीआई इमरान खान के पास ही रहेगी। अगर वो चेयरमैनशिप उनको दे देते हैं ठीक है, तो उसके बाद तो फिर वो माइनस हो ही जाते हैं। लेकिन इलेक्शन में मुझे यकीन है कि अब बैट का निशान नहीं आएगा। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी तो जारी हो गई है ना चेयरमैन पीटीआई के और मुतअद्दिद जो रहनुमा हैं। देखिए अदलिया का जो नरम गोशा था ना, वो हमने बहुत ज़रा देखा कि हमने देखा कि कई सालों से मुतासरा खानदान जो फौजदारी मुकदमात में बैठे, जिनके बच्चे गुम हो गए और पता नहीं क्या कुछ था, आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैंने गेट के बाहर चीफ जस्टिस साहब के पास उन खानदानों को खड़े हुए रोते हुए देखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन चेयरमैन पीटीआई के इंतजार के अंदर पूरा दिन गुजारा जाता था, लेकिन वो अब नरम गोशा भी खत्म हो चुका है। लिहाजा जो आप अब कह रही है, इसमें अब खतरात जो है वो नजदीक तर आते जा रहे हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि बीपर जो है पीछे होने की बजाय करीब आ रहा है। ठीक है, जुल्फिकार अली बदर साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं कुछ। जुल्फिकार साहब, एतमाद के वोट से इक़्तिदार में आने वालों पर दोस्त ममालिक को भी अब एतमाद नहीं है, उन्होंने भी माजरत कर ली है। कैसे देखते हैं आप, सूरत हाल कुछ गंभीर नहीं हो रही है? आप इसमें अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज का रेफरेंस दें तो मैं आपको बेहतर बता सकूंगा कि दोस्त ममालिक से किस चीज का। सर, दोस्त ममालिक से जिन पाकिस्तान के मदद की जो दरख्वास्त की गई थी उसमें जो डिले आ रहा है, मैं उस हवाले से बात करना चाह रही हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो IMF की कंडीशंस थी ना, उसमें दोस्त ममालिक ने ही पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। IMF की कंडीशन पहले ये थी कि $4 बिलियन आप दोस्त ममालिक से इकट्ठा करें, तो $2 बिलियन सऊदी अरब ने उसकी आवाज करवा दी और $2 बिलियन UAE ने करवा दी, और दोस्त इस्लामी ममालिक ने ये कराई। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एतमाद का फुकदान था, ये तो उन्होंने सपोर्ट की। और उसके अंदर फिर $1 बिलियन आप देखें 2 दिन पहले चाइना ने दिया है, और उससे पहले चाइना ने 500 मिलियन और फिर $300 मिलियन पाकिस्तान को दिया था, ये तो कैश है। फिर अपना 2.3 बिलियन का जो लोन था उसको रोल ओवर किया। अब ये दोस्त ममालिक तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं मुश्किल हालात में। अब IMF ने $2 बिलियन और कह दिया है, तो उसके लिए फिर आपको पता है $2 बिलियन कहीं से लेना है इस मुश्किल हालात में। सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान भी एक इकोनॉमिक चैलेंज से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई अपनी जो भी IMF की कंडीशनैलिटीज है उसको पूरा करे। लेकिन इस सारे एतमाद के वोट के बाद और सारे मामलात के बाद मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की है सारी दुनिया के मुल्कों से ऑन बायलैटरल, मल्टीलैटरल या रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, उस एंगेजमेंट का पाकिस्तान को फायदा हुआ है, और उसी वजह से आज सऊदी अरब और UAE और चाइना आपके साथ पीछे खड़ा हुआ है और आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। अदरवाइज तो आपके पास इतने ज़राए वसाइल नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान में इस हुकूमत के अलावा माजी की भी जितनी हुकूमतों ने दावे किए थे, कोई भी टैक्स नेट को बढ़ाने में या रेवेन्यू को उस हद तक इकट्ठा करने में कि हमें IMF के पास ना जाना पड़े, और हम वो जो टारगेट जितना हमारा खर्चा है उतने ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट को और ट्रेड डेफिसिट को कवर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर से रेवेन्यू इकट्ठा करें। तो और ये चीज हम नहीं कर पाए, इस वजह से हमें बाहर देखना पड़ता है और चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जुल्फिकार अली बदर साहब, आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है और उसे चाहिए कि वो आवाम के रिलीफ के लिए काम करे इस वक्त जबकि आगे इलेक्शन है? देखिए, अब ये जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत में जितनी पार्टीज थी सब ने अपनी सियासत को डैमेज किया है और मुल्क के कौम को बचाने के लिए काम किया है। हम मुल्क के लोगों को मसाइल से निकालने के लिए काम किया है। ठीक है, शुरू में मुश्किल फैसले और ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जिससे आवाम को परेशानी और प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन आप देखें कि इस वक्त जितने भी मामलात हुए हैं उसके अंदर पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल के अंदर आपको काफी ज्यादा जो है रिलीफ भी मिला है, पेट्रोल की प्राइस भी कम हुई है और आने वाले दिनों में मजीद चीजें कम होंगी। फिर आप देखें पेट्रोल की इंपोर्ट रशिया से आना, आपका अजरबैजान से आपका LNG का मुआहदा करना, तो ये सारे एक ऐसे स्टेप्स हैं जो
अल्टीमेटली फिर टापी का देखें, टापी का एग्रीमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से 13 की गवर्नमेंट के बीच में किया था। तो उस प्रोजेक्ट को अभी जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाना, क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रुकावटें थी। फिर ईरान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था वो आज तक रुकावट का शिकार है। उसके अंदर भी मजीद जो है वो मामला चलने चाहिए थे, आगे बढ़ने चाहिए थे। और फिर सी पैक का प्रोजेक्ट देखे, पिछली गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल डिटाई से बिल्कुल बंद कर दिया था। अभी वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से रिज्यूम हो रहा है, स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये उस तरफ जा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने में और इकोनॉमिक जो आपका एक जो साइकिल है उस चलाने में आपको बहुत फायदा देगा, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को जाएगा। तो ये गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है सर, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, लेकिन जो आवाम के पास वो समरात नहीं पहुंच रहे, ना ही सस्ते तेल के समरात पहुंच रहे हैं, क्योंकि आवाम तो मुसलसल फेस कर रही है, महंगाई से पिस रही है, बिल्कुल उसका दम निकल गया, कमर टूट गई है। क्योंकि जो शिकायत हमें मिल रही होती हैं बराह रास्त, जो आवाम हमसे गुफ्तगू करती है, वो शदीद परेशान है। महंगाई मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, दूध की कीमतें बढ़ने वाली हैं। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को 1.49 पर यूनिट पैसे जो है वो बढ़ाने का दरख्वास्त दे दिए। तो सर हालात तो बैड टू वर्स जा रहे हैं। कैसे समरात पहुंचेंगे इन तमाम चीज़ों का, आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। भले रूस से तेल आए, सस्ता आए, पेट्रोल की कीमत कम हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिलता, उसका समरात नहीं पहुंचते। वो तो बहरहाल पिस रही है हर तरह से, किसी भी एंगल से देख लें, कोई भी चीज़ उठा के आप देख लें, आप देखेंगे कि जो हमारी आवाम है, जो निचला तबका है वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और जो मिडिल तबका है वो बुरे तरीके से पिस रहा है और रो रहा है। राव इमरान साहब से बात करते हैं। राव इमरान साहब बताइएगा। देखिए, मैंने आपके साथ पिछला प्रोग्राम किया था, उसमें आपने मुझसे सवाल किया था कि रूस के तेल के हवाले से क्या कमी आएगी। जी। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल कमी नहीं आएगी। मैंने उसको हिंदुस्तान की एक मिसाल दी थी, और वही हुआ। उन्होंने 24 घंटे के अंदर इसहाक डार साहब ने एक 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौजूदा कीमतें 1 जून के आखिर तक ना बरकरार रहेगी, लेकिन आगे भी नहीं हम कोई तवक्को देख रहे सारी सूरत हाल में। जिस महंगाई का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, तो माशरे में भूख और प्यास इस कदर बढ़ गई है कि एक शख्स के लिए अब जो 2 वक्त का खाना मुश्किल से कमाता था, वो 1 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब सूरत हाल सिर्फ इतनी आ गई कि मरने के बाद जमीन और कफन भी बहुत महंगा हो चुका है। इनके लिए एक मौत भी जो है ना एक महंगा तरीन मामला बना दिया गया है। ठीक है। हमारे साथ नून लीग से ऑन कॉल हैं यासीन आज़ाद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। बताइएगा कि जो आवाम है उसके लिए अब मरना, कफन और कब्र भी बहुत महंगी हो चुकी है। सूरत हाल बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, जबकि इंतखाबात की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। JUI ने भी कह दिया, बयान जारी हो गया मौलाना फजल रहमान का, कि 6 महीने मज़ीद डिले कर दिया जाए। अगर इलेक्शन हो भी जाते तो क्या आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम कुछ आएगा, मुआशी कुछ बेहतरी आएगी, या आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, या मज़ीद हालात बिगड़ते चले जाएंगे? देखें, जहाँ तक इलेक्शन का सल्लत है, मेरे नज़दीक असम्बलियाँ जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं वो 13 अगस्त को तकरीबन कर रही हैं, और 13 अगस्त के बाद मेरे नज़दीक मौजूदा हुकूमत हो या कोई भी हो, उनको 1 दिन के लिए भी इलेक्शन को डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है। और डिले इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, और जब टूट जाएंगी तो उसके बाद आपको 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। यहाँ 90 दिन नहीं होगा, यहाँ 60 दिन का टाइम पीरियड होगा। तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन जो है कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको केयर टेकर गवर्नमेंट भी दोनों सूबों में बनानी है, मरकज में भी बनानी है। ज़्यादा फजल रहमान साहब कहें या आसिफ अली जरदारी साहब कहें, कोई भी कहे, आईनी रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद तो आइन के अंदर उसकी एक्सटेंशन किसी भी सूरत में मुमकिन है। ठीक है।
मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल वाज़ेह है इस मामले पे और बिल्कुल आइन के मुताबिक है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। रह गया मामला महंगाई का, तो बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि इस मुल्क में महंगाई माशी सूरत पहले से तबाही और बर्बादी के तरफ जा रही थी। पॉलिटिकल सूरत हाल भी जो है आपके सामने इंतहाई तशवीशनाक है और उसके साथ साथ आइनी बहरान भी अपनी जगह पे मौजूद है। आइनी बहरान का जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जान सकता। अब जब ये है तो आप नए लोगों को इलेक्ट होने में पाकिस्तान के 22-23 करोड़ आवाम को फैसला कर लेने दें कि वो किस पार्टी को इलेक्ट करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और पार्लियामेंट का अपना रोल प्ले करती है। तो मेरे नज़दीक जब आइनी मुद्दत पूरी हो जाए तो उसके बाद ये कहना कि 6 महीने की एक्सटेंशन हो जाएगी, 4 महीने की एक्सटेंशन हो जाएगी। बाज़ देख लें कि 2 बड़ी जमातों के सामने बाज़ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, पीपल पार्टी और नून की, और छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की बेहतरी इसी में है कि जितना जल्द मुमकिन है अपने इलेक्शन कराएं, नए लोग जो इलेक्ट होकर आ जाते हैं उनको एक नए वाज़ेह मैंडेट के साथ आएंगे तो शायद हमारी पोजीशन पहले की निस्बत बेहतर हो जाए। ठीक है। आपने देखा होगा कि बजट के अंदर भी 48 अरब रुपए की रकम रखी गई है इलेक्शन कराने के लिए। इससे पहले 2 सूबों में भी तकरीबन अच्छी खासी अमाउंट चाहिए थी, लेकिन मेरे नज़दीक आप 4 सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन होंगे, चाहे वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हो या पहले हफ्ते में हो, लेकिन 60 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो उसके अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं और इलेक्शन करने के बाद नए लोग जो इलेक्ट होकर आएंगे उनको पार्लियामेंट में जाने दें और 22 करोड़ आवाम को मिसाल पाल करने के लिए उनको एक रोल प्ले करने दें। मुमकिन है कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो जो वाज़ेह मैंडेट के साथ सामने आ जाए और वाज़ेह मैंडेट वाला आदमी बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के मिसाल पाल करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकता है। रह गया मामला महंगाई का, महंगाई एक हकीकत है और गरीब आदमी का जीना मुश्किल है। ये अलग बात है कि मौजूदा बजट में बाज़ हालात में कुछ तनख्वाहों का में इजाफा किया गया, लेकिन जिस अंदाज में महंगाई है उस अंदाज में मेरे नज़दीक तनख्वाहों के अंदर इजाफा नहीं किया गया, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ज़्यादा कौन से करेंगे, आपके पास पैसा ही नहीं है। और आपने देखा होगा कल परसों भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि सैलाब के मजीद इतने पैसे दे दो, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही बर्बादी का तरफ जा रहे हैं। सैलाब का जो मामला था वो तकरीबन किसी हद तक एंड पे है। तो आप जो इस वक्त लोग हुकूमत चला रहे हैं वो कहते हैं जी हम PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत में शामिल हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी क्या वो आज हुकूमत में रहती हुई हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि मामला को बेहतर बनाने के लिए वो अपना रोल प्ले करें। और मैं नहीं समझता इलेक्शन की डेट किसी भी सूरत में एक्सटेंड होगी। बाकी हालात पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा आइन जो है इस मामले में खामोश है। तो पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने के बाद आइन के अंदर ऐसी कोई क्लास मुझे नज़र नहीं आती जिसमें आप 6 महीने या 8 महीने की एक्सटेंशन कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अब महंगाई को मीट करने के लिए आपको हालात को बेहतर बनाना पड़ेगा। आज देखें गवर्नमेंट एक प्लान B लेके सामने आई है, उसमें उनको किस हद तक कामयाबी होती है मैं नहीं कर सकता, लेकिन आज का जो प्लान B वो लेके आए हैं मैं ये समझता हूँ इसलिए अच्छा स्टेप है कि कल कोई आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर अगर पाकिस्तान में आता है तो उसको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और अब वही काम जो 6 महीने ये साल में होता है अगर महीने या 2 महीने के अंदर हो जाता है और इन्वेस्टमेंट लिए के आने वाले आदमी को उससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते तो फिर शायद हम बेहतर सूरत हाल की तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे नज़दीक कोई अच्छी नहीं है और लामाला जो गरीब आदमी है उनका जीना मुश्किल है। इस तरह बाकी अभी आपके प्रोग्राम में दूसरे दोस्तों ने कहा
मैं उसका एहतराम करता हूँ। जी मैं अगर किसी जमात से हूँ तो मुझे ये हक नहीं पहुँचता कि जो एक हकीकत है तो मैं जमात को डिफेंड करना शुरू कर दूँ, ठीक है ना मेरी आदत है। ठीक है ठीक तो ये सूरत ठीक है। बड़ी हकायत पर मबनी आपने गुफ्तगू की। यासीन आज़ाद साहब नून लीग से इनका ताल्लुक़ है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इन्होंने कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है, ना सिर्फ मुआशी सियासी बल्कि आइनी बहरान का भी मुल्क जो है वो शिकार है, और बेहतरी इसी में है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि नई हुकूमत आए और वो तमाम मसाइल से निपटे। हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज़ में तजियाकार राव इमरान साहब और पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने हमें ज्वाइन किया था, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे, तजिया करते। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।